हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ल और क्षार तथा लवण के बारे में। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको सब कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले क्या कि पेड़ और जंतुओं में प्राप्त होने वाले अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जो पेड़ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल होते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं, हमें पेड़ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं, तो इन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ये कार्बनिक अम्ल है, और मतलब दूसरे प्रकार के खनिज से प्राप्त होने वाले अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो कार्बनिक अम्ल अधिकतर जो हमें पता चलता है। फिर हम अब दूसरे नंबर पे बात करें क्या खनिज अम्ल। खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, हमारे खनिज अम्ल होते हैं। अब हम देखते हैं क्या अम्ल एवं क्षार की परिभाषा, जो कि आर्हेनियस ने दी है। आर्हेनियस के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा देखते हैं एक बार। अम्ल एवं क्षार की आर्हेनियस सिद्धांत, ये आर्हेनियस के अनुसार है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, सबसे पहले हम अम्ल की देखेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। उदाहरण के लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ क्या करते हैं, देते हैं, फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं। तो उनको क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे ये अम्ल। कौन से? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, अम्ल। और अब क्षार की बात करें। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में OH- देते हैं। और अम्ल क्या होते हैं, अम्ल H+ देते हैं। अम्ल जो होते हैं H+ देते हैं और क्षार देते हैं OH-। ये क्या है, आर्हेनियस का सिद्धांत है। आर्हेनियस के अनुसार ये है। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे है अम्ल एवं क्षार की ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत, ये इन्होंने भी दिया है। उनके अनुसार देखते हैं अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल एवं क्षार की ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत देखते हैं, इन्होंने क्या दिया है। अम्ल वे अणु अथवा आयन हैं जो कि प्रोटॉन प्रदान करते हैं। ये कह रहे हैं कि अम्ल वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्या था कि वे जलीय विलयन में H+ आयन देते थे, और क्षार क्या करते थे, OH हाइड्रोक्साइड आयन बनाते थे। वो हाइड्रोजन आयन बनाते थे और क्षार जो थे हाइड्रोक्साइड आयन बनाते थे। और ब्रांस्टेड-लॉरी के अनुसार क्या था, अम्ल वे अणु अथवा आयन होते हैं जो कि प्रोटॉन प्रदान करते हैं, अर्थात प्रोटॉन ग्राही होते हैं, नहीं प्रोटॉन देते हैं, यानी कि वो दाता होते हैं। और क्षार वे अणु व आयन हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात ग्राही कौन होता है, क्षार होते हैं। क्षार वे अणु व आयन हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते में सक्षम होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये किसके अनुसार था, ये ब्रांस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार था। अब लुईस सिद्धांत देखते हैं क्या है। क्षार एवं अम्ल एवं क्षार की लुईस सिद्धांत देखिए, लुईस सिद्धांत ही आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 9 से लेकर 10 तक में लुईस ही सिद्धांत पढ़ाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है, अम्ल वे, एक मिनट इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनके अब ये देखिए क्या बता रहे हैं लुईस के अनुसार क्या है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए बोरान फ्लोराइड BF3, ये बोरान
फ्लोराइड है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है? अम्ल है। और क्षार वे पदार्थ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जैसे क्या है? फ्लोराइड और क्लोराइड। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, ये सब त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो हमने अम्ल और क्षार की 3 प्रकार की सिद्धांत देखी, जिसमें पहला हमारा क्या था? अम्ल व क्षार की आर्हेनियस सिद्धांत। दूसरा हमने देखा अम्ल एवं क्षार की ब्रॉन्स्टन-टोलरी सिद्धांत। और तीसरा हमने देखा लुईस सिद्धांत। आपको जो भी अच्छा लगे आप इनमें से कोई भी याद कर लीजिए। हमारे हिसाब से आपको सभी पता रहनी चाहिए कि अम्ल व क्षार की ब्रॉन्स्टन-टोलरी सिद्धांत क्या है, अम्ल व क्षार की लुईस सिद्धांत क्या है, अम्ल व क्षार की आर्हेनियस सिद्धांत क्या है। और हम आपसे एक चीज़ अभी से बता दें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी डाउट सॉल्व हो जाए। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं उनकी उपस्थिति। जैसे कुछ होते हैं, जैसे बोल देते हैं कि एसिटिक अम्ल। अब हमको ये नहीं पता चलता कि ये उपस्थित कहाँ रहते हैं, तो हम आज जो ये तालिका हमने बनाया है उसी के लिए बनाया है। तो देखिए अम्ल जो है, सबसे पहले हमने क्या लिया है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फिर फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो रेड चींटी होती हैं उनके डंक में पाया जाता है, जो चींटियाँ काटती हैं उनके डंक में पाया जाता है। और फिर साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? रसेदार फलों में। साइट्रिक अम्ल रसेदार फलों में पाया जाता है। और क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। एसार्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। और क्या है? टार्ट्रिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है? अंगूर या पके आम में। आक्लेजिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पालक में। पालक का आक्लेजिक अम्ल है। अब इसको देखने के बाद हम पीएच पैमाना देखते हैं, उसके बाद लवण देखेंगे, फिर हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके? पीएच पैमाने की। जस्ट 1 सेकेंड, पीएच पैमाने की बात करने वाले हैं। पीएच पैमाना, तो इसमें देखिए क्या होता है? पीएच मान जलीय विलयन में अम्लता अथवा क्षारीयता की माप है। जो पीएच मान होता है वो जलीय विलयन में अम्लता अथवा क्षारीयता की माप है, इसकी माप है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय माना जाता है। 7 से जो कम पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय माना जाता है। जैसे हमने अभी अभी क्या देखा? अम्ल व क्षार देखा। अब पीएच मान में कौन अम्ल है कौन क्षार है ये जानने के लिए कैसे पता करेंगे? तो जिसका 7 से कम जिसका पीएच पैमाना होगा वो क्या होंगे? वो अम्लीय माने जाएंगे। और 7 से अधिक जिसका होगा वो क्या माने जाएंगे? क्षारीय माने जाएंगे। ये हमने कुछ पीएच पैमाना के बारे में देख लिया, पीएच पैमाने के बारे में देखा। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक नहीं है ये देखते हैं, इसमें कुछ विलयनों के पीएच मान। हाँ, पीएच मान जैसे ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ये सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो ब्लड का पीएच मान सबसे पहले ही दिया है। तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक होता है। हम कलर चूज कर देते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से हम लेते हैं बढ़िया सा कलर, इसको और इसको टिक करते हैं। टिक कर दिए। ब्लड का देखिए पीएच मान क्या होता है? 7.3 से 7.5 तक होता है। टीयर्स का क्या होता है? 7.4 होता है। साल्विया का क्या होता है? 6.5 से 7.5 तक। यूरिन का क्या होता है? 5.5 से 7.5 तक। कॉफ़ी का क्या होता है? 4.5 से 5.5 तक। बीयर का क्या होता है? 4.0 से 5.0 तक। वाइन का क्या होता है? 2.8 से 3.8 तक। और विनेगर का क्या होता है? 2.4 से 3.4 तक होता है। अब बफर विलयन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद लवण देखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए बफर विलयन। बफर विलयन सबसे पहले कहते किसे हैं इसको हम लोग जानते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? बफर विलयन। तो चलिए शुरू करते हैं। बफर विलयन।
वह विलयन जो अम्ल या क्षार की अतिरिक्त मात्रा में मिलाए जाने पर वह विलयन जो अम्ल या क्षार की अतिरिक्त मात्रा मिलाए जाने पर अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है, बफर विलयन कहलाता है। वह विलयन जो अम्ल व क्षार की अतिरिक्त मात्रा में मिलाए जाने पर अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है, बफर विलयन कहलाता है। ये किसकी बात हो गई? बफर विलयन की। अब देखिए, अम्लीय बफर विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्लीय बफर विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय बफर विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। हमारे द्वारा कई अम्लीय भोजन के सेवन के बाद H2CO3 HCO3 बफर विलयन की मदद से रक्त का पीएच मान नियंत्रित होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.3 से 7.5 तक ना, यहाँ हमने ऊपर देखा है, ये रक्त यानी कि ब्लड, इसी का पीएच मान है। और क्या है? हमारे द्वारा कई अम्लीय भोजन के सेवन के बाद, इसको हमने देख लिया, ये हमारा बफर विलयन था। अब हम लास्ट में देखते हैं लवण। अब ये क्या होता है, आइए इसके बारे में भी, जैसे सबके बारे में जाने, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लवण जी, तो जब अम्लीय और क्षारीय विलयन एक उचित अनुपात में आपस में मिलाए जाते हैं तो उनका स्वयं का गुण समाप्त हो जाता है और लवण बनता है। अब हमने क्या जाना? अम्ल जाना, क्षार जाना, और लवण अब पढ़ रहे हैं। तो लवण क्या है? जब अम्लीय और क्षारीय विलयन का एक उचित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में उनको आपस में क्या कर दिया जाए। ये देखिए, समझ लीजिए, ये हमारा है अम्ल और ये है हमारा क्षार, और इन दोनों को जब एक निश्चित रेशियो में, अब इसका कोई एक फिक्स रेशियो में जब इन दोनों का क्या किया जाए? मिक्सअप किया जाए। जब इन दोनों का मिक्सअप किया जाए तो किस प्रकार से ये क्या बनेंगे? अब लवण बनेंगे। ये क्या बनेंगे? ये अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लवण। तो एक हमने क्या लिया था, ये इसको हमने क्या माना था? इसको माना था अम्ल और इसको माना था हमने क्षार, और जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया? लवण। तो ये था हमारा लवण, लेकिन एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में मिलाना जाना चाहिए, तभी बनेगा। अब बात करते हैं आगे। अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका आप लोग प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए करिएगा। अम्ल एवं क्षार को मिलाकर लवण बनाने की क्रिया को लवणीकरण अपक्रिया कहते हैं। इन दोनों को जो ये मिलाने की क्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लवणीकरण अपक्रिया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।